क्या हमें ये पता है कि हमने आज तक असल में किसी भी चीज को छुआ ही नहीं है? ये सुनने में बिल्कुल बेतुका लग सकता है। मतलब जब हम अपने फोन की स्क्रीन को छूते हैं या किसी कुर्सी पर बैठते हैं, हाँ। तो वो छूने का एहसास महज एक भ्रम है। असल में हमारे शरीर के परमाणुओं के बाहरी हिस्से में मौजूद अदृश्य कण कुर्सी के अदृश्य कणों को प्रतिकर्षित कर रहे होते हैं। बिल्कुल, यानी दूर धकेल रहे होते हैं। हम हवा में कुछ नैनोमीटर की दूरी पर बस तैर रहे होते हैं, और ये जो प्रतिकर्षण है, ये जो धक्का है, यही वो एहसास है जिसे हमारा दिमाग छूना मान लेता है। ये बेहद ही सटीक और चकरा देने वाला तथ्य है। हम अक्सर गुरुत्वाकर्षण को सबसे अहम मानते हैं क्योंकि वो सेब को नीचे गिराता है। हाँ, और हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। सही कहा, लेकिन ये जो अदृश्य बल है जो हमें कुर्सी के आर पार गिरने से रोक रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण से खरबों गुना ज्यादा ताकतवर है। और ये सब कुछ स्थिर वैद्युतिकी, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, उसी का हिस्सा है। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हम भौतिकी की इस पूरी तरह से अदृश्य दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। जो कि बहुत रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। हमारे सामने जो नोट्स और रिसर्च मौजूद है, उनके आधार पर हम उन सिद्धांतों को खोलेंगे जो पहली बार में किसी भी नए विद्यार्थी को जटिल लग सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड्स, कूलम का नियम और फ्लक्स। और मेरा मानना है कि इन तकनीकी विषयों को समझना तब आसान हो जाता है जब हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। हाँ, हम ऐसे सरल उदाहरणों का इस्तेमाल करेंगे कि कोई भी बिना उलझन के इस अदृश्य दुनिया के काम करने का तरीका समझ सके। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। इस पूरी पहेली की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होनी चाहिए कि आखिर कोई भी वस्तु चार्ज होती कैसे है ना? बिल्कुल। हम अक्सर सुनते हैं कि अमुक वस्तु न्यूट्रल है, और आम भाषा में न्यूट्रल का मतलब होता है खाली या जिसमें कोई ऊर्जा ना हो। मैं तो यही सोचती थी। और यहीं पे सबसे बड़ी वैचारिक भूल होती है। किसी वस्तु के न्यूट्रल होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो खाली है या उसमें चार्ज नहीं है। इसके विपरीत, वो चार्ज से लबालब भरी हुई है। अच्छा, तो फिर वो न्यूट्रल कैसे हुई? इसका असली अर्थ पूर्ण संतुलन है। मतलब एक न्यूट्रल वस्तु के अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर मात्रा में होते हैं। ओहो, मतलब वे एक दूसरे के प्रभाव को इस तरह से खत्म कर देते हैं कि बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सटीक। रुको, मुझे सोचने दो। यानी चार्ज तो हर चीज में कूट कूट कर भरा है, बस स्कोर टाई है। तो अगर किसी वस्तु को चार्ज करना है तो उस टाई स्कोर को तोड़ना होगा। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। क्योंकि वे बहुत भारी होते हैं। भारी भी, और वे परमाणुओं के बिल्कुल केंद्र में भारी भरकम नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर कैद होते हैं। इसलिए अगर कोई वस्तु चार्ज होती है तो उसके पीछे केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का ही हाथ होता है। तो सारा खेल इलेक्ट्रॉनों का है। अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन दे देती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिससे वो पॉजिटिव बन जाती है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन या ट्रांसफर का खेल है। प्रोटॉन को हिलाने के लिए तो हमें परमाणु बम जैसी ऊर्जा चाहिए। बाप रे, और इलेक्ट्रॉनों को आसानी से इधर उधर किया जा सकता है। यहाँ जो एक बहुत ही आकर्षक सिद्धांत उभर कर आता है, वो है चार्ज का क्वांटाइजेशन। इसे पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही जबरदस्त आहा मोमेंट मिला। अच्छा, वो कैसे? मुझे ऐसा लगा जैसे ये बिल्कुल हमारी मुद्रा प्रणाली यानी हमारे पैसों के लेन देन की तरह काम करता है। ये तुलना किस तरह काम करती है? देखिए, जैसे आज के समय में बाजार में सबसे छोटी इकाई 1 रुपए का सिक्का है। अब कोई 50 पैसे या 25 पैसे का सिक्का नहीं चला सकता। हाँ, वे तो अब बंद हो गए हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम 1 रुपया, 2 रुपए या 5 रुपए दे सकते हैं। हम किसी को 1.5 रुपया या 2.25 रुपए नहीं दे सकते। लेन देन हमेशा एक पूर्ण संख्या में ही होगा। हाँ, और ठीक वैसे ही किसी वस्तु को आधा इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जा सकते। इलेक्ट्रॉन एक अविभाज्य कण है। जब भी ट्रांसफर होगा वो एक पूर्ण संख्या में ही होगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन या 10 लाख इलेक्ट्रॉन। इसे ही क्वांटाइजेशन कहते हैं। ये एनालॉजी इस सिद्धांत को बिल्कुल पारदर्शी बना देती है। और अगर हम इसी खाता बही को थोड़े बड़े स्तर पर देखें तो ये ब्रह्मांड के एक और बहुत बड़े नियम को समझाता है, चार्ज के संरक्षण का नियम।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, अगर हम इसी एक बंद व्यवस्था या आइसोलेटेड सिस्टम को देखें तो कुल चार्ज कभी नहीं बदलता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं। मतलब कोई नया इलेक्ट्रॉन जादू से पैदा नहीं हो सकता और ना ही अचानक गायब हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये एक सख्त मुनीम की तरह है जो हर एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब रखता है। अगर वस्तु ए से 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो वस्तु बी में ठीक 10 इलेक्ट्रॉन ही जुड़ेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में नेट बैलेंस हमेशा वही रहेगा जो शुरुआत में था। ये तो बात हो गई कि चार्ज क्या है और इसका लेन देन कैसे काम करता है। हाँ, लेकिन अब अगला सवाल ये है कि ये लेन देन शुरू कैसे होता है। बिल्कुल। अगर दो वस्तुएं न्यूट्रल हैं तो वे अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्यों देंगी। इसके तीन मुख्य तरीके बताए जाते हैं: फ्रिक्शन, कांटेक्ट और इंडक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण तो सबसे आसान है। हाँ, सर्दियों में जब हम ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो जो चट-चट की आवाज आती है वो घर्षण से ही होती है। दो चीजों को रगड़ो, एक की पकड़ कमजोर होती है और इलेक्ट्रॉन कूद कर दूसरे में चले जाते हैं। और संपर्क वाले तरीके में भी, अगर एक चार्ज की हुई वस्तु को न्यूट्रल वस्तु से छुआते हैं तो चार्ज बहकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। लेकिन ये जो इंडक्शन है, ये तरीका मुझे थोड़ा हैरान करता है। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? इसमें ये कहा जाता है कि बिना छुए एक अनावेशित वस्तु को चार्ज किया जा सकता है। ये कैसे संभव है? बिना संपर्क के, बिना कोई पुल बनाए इलेक्ट्रॉन हवा में तैरकर तो नहीं जा सकते। आपका ये संशय बिल्कुल वाजिब है। इलेक्ट्रॉन हवा में तैरकर नहीं जाते। इंडक्शन की इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए एक तीसरे खिलाड़ी की एंट्री होती है और वो है अर्थिंग या ग्राउंडिंग। अच्छा, अर्थिंग। हाँ, इसे समझने के लिए धरती माँ की एनालॉजी सबसे बेहतरीन है। धरती माँ की एनालॉजी मतलब धरती कैसे इसमें मदद करती है? मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। सोच कर देखिए, हमारी ये विशाल पृथ्वी इलेक्ट्रॉनों का एक असीमित समुंदर है, एक अथाह भंडार। जरूरत पड़ने पर ये धरती बिना किसी शिकायत के अनंत इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है। और अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन से भर गई है तो धरती उन्हें अपने अंदर सोख भी सकती है। बिल्कुल। तो जब हम बिना छुए किसी वस्तु को चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो ये समंदर बहुत काम आता है। मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रल धातु का गोला है जो एक स्टैंड पर रखा है। ठीक है, एक न्यूट्रल गोला। हम उसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली नेगेटिव चार्ज वाली रॉड लाते हैं। ध्यान रहे, हम उसे छुआते नहीं हैं, बस पास लाते हैं। अब क्योंकि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन चलने फिरने के लिए आजाद होते हैं, वे उस नेगेटिव रॉड से प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब वे रॉड से दूर भागना चाहते हैं। हाँ, वे दूर भागकर गोले के दूसरे छोर पर जाके जमा हो जाते हैं। यानी गोले का एक हिस्सा पॉजिटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी वो न्यूट्रल ही है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया, है ना? बिल्कुल सही। और यहीं पर हम एक चालाकी करते हैं। हम गोले के उस दूसरे छोर को, जहां सारे इलेक्ट्रॉन डर कर जमा हैं, एक तार के जरिए जमीन से जोड़ देते हैं। ओहो, इसे ही अर्थिंग कहते हैं। हाँ, जैसे ही हम तार जोड़ते हैं, उन भागे हुए इलेक्ट्रॉनों को एक एस्केप रूट, एक रास्ता मिल जाता है और वे सारे इलेक्ट्रॉन भागकर धरती के विशाल समंदर में समा जाते हैं। अरे वाह! और फिर हम चालाकी से उस तार को काट देते हैं। ठीक कहा। तार कटते ही जो इलेक्ट्रॉन धरती में गए थे वे वापस नहीं आ पाते और फिर हम उस नेगेटिव रॉड को भी हटा लेते हैं। अब क्या हुआ? उस धातु के गोले ने अपने कई इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खो देती है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और ये सब उस रॉड को बिना छुए हुआ। ये एक बहुत ही शानदार चोरी है। हाँ, एक तरह की चोरी ही है। हमने रॉड का डर दिखाकर इलेक्ट्रॉनों को भगाया, धरती ने उन्हें पनाह दी और हमने रास्ता बंद कर दिया। ये इंडक्शन का पूरा प्रोसेस वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो अब हमारे पास चार्ज की हुई वस्तुएं मौजूद हैं। और अब वो एक दूसरे पर बल लगाएंगे, खींचेंगी या धकेलेंगे। बिल्कुल। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है इस बल को नापने की ओर, जिसे कूलम्ब का नियम कहा जाता है। कूलम्ब का नियम इस पूरे विषय का हृदय है। ये हमें बताता है कि ये अदृश्य बल कितना ताकतवर होगा। नियम के अनुसार दो चार्जेस के बीच लगने वाला बल उनके चार्ज की मात्रा के गुणनफल के सीधे अनुपात में होता है। यानी चार्ज जितना ज्यादा होगा, बल उतना ही प्रचंड होगा। हाँ, लेकिन इसके साथ ही ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये दूरी का वर्ग वाली बात अक्सर लोगों को उलझा देती है। अगर दूरी दोगुनी कर दी तो बल आधा नहीं होता बल्कि एक चौथाई रह जाता है। ऐसा क्यों है कि ये इतनी तेजी से गिरता है? इसका कारण अंतरिक्ष के 3D होने में छिपा है। इसे एक गुब्बारे की तरह सोचिए।
जब गुब्बारा छोटा होता है तो उसका रबर बहुत गाढ़ा होता है। हाँ, और टाइट भी होता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते हैं और वो बड़ा होता है, वही रबर एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाता है और पतला हो जाता है। चार्ज का प्रभाव भी ऐसे ही एक 3D गोले के रूप में बाहर फैलता है। अच्छा, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वो बल एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर बिखर जाता है। बिल्कुल। और क्योंकि गोले का क्षेत्रफल त्रिज्या यानी रेडियस के वर्ग से बढ़ता है, इसलिए बल उसी अनुपात में कमजोर पड़ता जाता है। ये गुब्बारे वाला उदाहरण बहुत ही स्पष्ट है। इससे समझ आता है कि बल कमजोर क्यों पड़ता है। लेकिन कूलम के नियम में एक और ट्विस्ट है जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। आप किस ट्विस्ट की बात कर रही हैं? बल सिर्फ चार्ज और दूरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही रहस्यमयी चीज पे निर्भर करता है, जिसे परमिटिविटी कहते हैं। हाँ, ये बहुतों के लिए एक मुश्किल शब्द हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसके नाम में ही छिपे अर्थ को देखें तो ये परमिशन यानी अनुमति शब्द से जुड़ा हुआ लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो दो चार्ज आपस में बल लगा रहे हैं उनके बीच में जो माध्यम है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कांच हो। बिल्कुल, क्या वो माध्यम उन्हें बल लगाने की अनुमति दे रहा है या वो उनके बीच के बल को कमजोर कर रहा है? ये गुरुत्वाकर्षण से बिल्कुल विपरीत बात है। ब्रह्मांड में दो ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उनके बीच अंतरिक्ष खाली है या बीच में धूल का कोई बादल है। गुरुत्वाकर्षण को माध्यम की परवाह नहीं है। एकदम सही। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक बल पूरी तरह से माध्यम का मोहताज है। और यहाँ पानी का उदाहरण एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 80 होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप हवा में रखे दो चार्जेस को उठाकर पानी में डाल दें तो उनके बीच लगने वाला खिंचाव या धक्का तुरंत 80 गुना कमजोर हो जाएगा। बाप रे, 80 गुना? हाँ, पानी उन दोनों के बीच पे एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और बल लगाने की अनुमति छीन लेता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और सोचकर देखिए, इसी एक भौतिक गुण के कारण रसायन विज्ञान और यहाँ तक कि जीव विज्ञान भी काम करते हैं। हम सबने सुना है कि नमक पानी में घुल जाता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नमक यानी सोडियम क्लोराइड असल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन से मिलकर बना है, जो एक बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से आपस में चिपके होते हैं। और जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो पानी की 80 गुना ज्यादा परमिटिविटी उस बल को लगभग खत्म कर देती है। पकड़ ढीली हो जाती है, आयन अलग अलग हो जाते हैं और नमक पानी में गायब हो जाता है। अगर पानी में यह गुण नहीं होता तो कोई भी रसायन पानी में नहीं घुलता। हमारे खून में जो इलेक्ट्रोलाइट्स दौड़ रहे हैं वे काम नहीं करते, जीवन ही संभव नहीं होता। ये सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला पल है कि कैसे फिजिक्स का एक सूखा सा दिखने वाला नियम पूरी जिंदगी की नींव है। विज्ञान की सभी शाखाएं इसी तरह आपस में गुंथी हुई हैं। वाकई अब हमें बल के काम करने का तरीका और माध्यम की भूमिका समझ आ गई है। लेकिन ये बल आखिर महसूस कहाँ होता है? मतलब? मेरा मतलब है, कोई चार्ज दूसरे चार्ज को बिना छुए धक्का कैसे देता है? इस शून्य को भरने के लिए भौतिकी एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट लेकर आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहा जाता है कि हर चार्ज के चारों ओर एक 3D स्पेस होता है जहां उसका प्रभाव फैला होता है। फील्ड को आप एक अदृश्य जाल समझ सकती हैं। एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हमेशा बाहर की ओर तीर की तरह निकलती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड हमेशा अंदर की ओर उसे खींचने के लिए आती है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में क्रिकेट या फुटबॉल फील्ड की एनालॉजी आती है। जैसे मैदान के बीच में खड़ा एक खिलाड़ी एक निश्चित दायरे तक ही अपना प्रभाव दिखा सकता है। हाँ, एक हद तक ही। अगर गेंद उसके दायरे में आएगी तभी वो उस पर कोई फोर्स लगा सकता है या उसे रोक सकता है। वैसे ही चार्ज अपनी फील्ड बनाता है। जो भी उस फील्ड में आएगा वो बल महसूस करेगा। ये दृश्य अच्छा है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा फर्क है जिस पे ध्यान देना जरूरी है। एक खिलाड़ी जब मैदान पर दौड़ता है तो वो थक जाता है। उसका प्रभाव समय के साथ कम हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सक्रिय और कभी ना थकने वाला ऊर्जा का जाल है। ये लगातार मौजूद रहता है। जब तक वो चार्ज वहाँ है, वो फील्ड वहाँ डटी रहेगी। और इस अदृश्य फील्ड को मापने के लिए भौतिक विज्ञानी एक टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शर्त रखी जाती है। ये टेस्ट चार्ज हमेशा आकार और बल में बेहद छोटा होना चाहिए। हाँ, इसे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कहते हैं। यहाँ मेरा सवाल ये है कि हम एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली चार्ज लेकर इस फील्ड को क्यों नहीं नाप सकते? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोगिक सिद्धांत है। सोचिए,
आपको किसी छोटे से बंद कमरे का तापमान नापना है और आप एक बहुत बड़ा भारी भरकम थर्मामीटर ले आते हैं जो खुद भयंकर गर्मी छोड़ रहा है, क्या आप कमरे का सही तापमान नाप पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो थर्मोमीटर तो पूरे कमरे के तापमान को ही बदल कर रख देगा। सटीक जवाब। यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड पर लागू होती है। अगर आपका टेस्ट चार्ज बड़ा और शक्तिशाली हुआ तो वो अपनी खुद की एक बहुत विशाल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। अच्छा, और वो उस मूल फील्ड को ही नष्ट कर देगा जिसे हम नापना चाहते हैं। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी क्लास में रैंक देखने जाए, लेकिन वो इतना शोर मचाने वाला और विघ्न डालने वाला इंसान हो कि उसके जाने से पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाए। उसकी अपनी हरकतों ने ही पूरा सिस्टम चौपट कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी। एक अच्छे ऑब्जर्वर या टेस्ट चार्ज का काम है खामोशी से वहां जाना, बल को महसूस करना और मूल व्यवस्था को बिना छेड़े जानकारी देना। इसलिए उसका छोटा होना अनिवार्य है। ये रैंक चौपट करने वाली बात से कंसेप्ट बिल्कुल साफ हो जाता है। अब जब हम इस अदृश्य फील्ड की कल्पना कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका गणित कैसे किया जाए, खासकर जब ये किसी सतह से गुजर रही हो। हाँ, और यहीं से कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे खूबसूरत पड़ाव की ओर मुड़ती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस का नियम, गॉस लॉ। फ्लक्स शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ है बहाव। जैसे पानी का बहाव। कुछ वैसा ही। किसी दी गई सतह से लंबवत या परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उनकी गिनती ही फ्लक्स है। तो मतलब गॉस का नियम इस फ्लक्स के साथ करता क्या है? आप इसे एक तरह का शॉर्टकट मान सकती हैं। यह नियम कहता है कि किसी भी काल्पनिक बंद सतह का कुल फ्लक्स केवल और केवल उस सतह के अंदर मौजूद चार्ज पर निर्भर करता है। सतह के बाहर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। यह सतह का आकार कैसा है इससे भी फ्लक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को गहराई से समझने के लिए कमरे और बल्ब वाला उदाहरण मेरा पसंदीदा है। कल्पना कीजिए कि एक कमरा है जिसके सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। ठीक है। अब हम एक जलता हुआ बल्ब उस कमरे के बिल्कुल बाहर रख देते हैं। जो रोशनी खिड़की से कमरे के अंदर आएगी वो कमरे को पार करते हुए सीधी दूसरे दरवाजे या खिड़की से बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल। जितनी रोशनी अंदर आई उतनी ही बाहर निकल गई। कमरे के अंदर कोई नई रोशनी पैदा नहीं हुई और ना ही कमरा रोशनी को सोख रहा है। इसलिए नेट फ्लक्स 0 हुआ। हाँ, और ये साबित करता है कि बाहर रखे चार्ज या बल्ब का उस बंद सतह के कुल फ्लक्स पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर हम उसी बल्ब को कमरे के अंदर रख दे तो क्या होगा? अगर बल्ब अंदर है तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। रोशनी अब हर तरफ फैलेगी और दीवारों खिड़कियों से सिर्फ बाहर की तरफ निकलेगी। कोई भी रोशनी बाहर से अंदर नहीं आ रही होगी। तो फ्लक्स पॉजिटिव हो गया। यही गॉस का नियम है। कमरे का कुल फ्लक्स सिर्फ अंदर रखे बल्ब पर निर्भर करेगा। लेकिन रुको, मैं इस एनालॉजी को थोड़ा और परखना चाहती हूँ। क्या होगा अगर वो कमरा बिल्कुल चौकोर ना होकर एक तिकोना हो? अच्छा सवाल है। या उसका आकार एक टेढ़े मेढ़े गुब्बारे जैसा हो? क्या तब भी बाहर निकलने वाली रोशनी उतनी ही रहेगी? यही तो गॉस के नियम की सबसे बड़ी जीत है। आकार कैसा भी हो, चाहे वो एक परफेक्ट गोला हो या कोई बेढंगा डिब्बा, जितनी रोशनी बल्ब से निकली है उसे किसी न किसी दीवार से टकराकर बाहर आना ही होगा। वो अंदर फंस नहीं सकती। अरे वाह! इसलिए गॉस का नियम हमें ये आजादी देता है कि हम जटिल से जटिल आकारों की चिंता किए बिना सिर्फ अंदर के चार्ज को गिनकर बता सकते हैं कि कुल फ्लक्स कितना होगा। ये सच में गणित और भौतिकी का एक बेहतरीन तालमेल है। ये अमूर्त चीजों को इतना सरल बना देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो हमने देखा कि न्यूट्रल का मतलब खाली होना नहीं बल्कि संतुलन है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का संतुलन। हमने देखा कि कैसे चार्ज का लेन देन महज इलेक्ट्रॉनों की खाताबही है। धरती माँ की मदद से हमने बिना छुए वस्तुओं को चार्ज करना सीखा और हमने समझा कि माध्यम या परमिटिविटी कैसे ताकतवर बलों को पानी में कमजोर कर देती है, जिससे जीवन संभव हो पाता है। हाँ, और हमने टेस्ट चार्ज की खामोशी और बंद कमरे के बल्ब जैसे सरल उदाहरणों से इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस के नियम को दृश्यमान बनाया। ये एक बेहद ही रोमांचक यात्रा रही है। हमने उन चीजों को डिकोड किया है जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन हमारे पूरे अस्तित्व का आधार है। जाने से पहले मैं एक अंतिम और शायद सबसे उकसाने वाले विचार को सामने रखना चाहती हूँ। भौतिकी कहती है कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सैद्धांतिक रूप से अनंत या इन्फिनिटी तक जाती है। हाँ, वो दूरी के साथ कमजोर जरूर होती है, लेकिन गणितीय रूप से वो शून्य तभी होती है जब दूरी अनंत हो। तो सोच के देखिए
क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि ब्रह्मांड का हर एक चार्ज, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर हो या किसी अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी अनजान गैलेक्सी के किसी तारे में हो, क्या वे सभी एक दूसरे के साथ एक बेहद ही सूक्ष्म इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के जरिए जुड़े हुए हैं? थी बेहद दार्शनिक भी। ये हमें एहसास कराता है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है, बल्कि इसके ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा है। अगली बार जब हम हवा में हाथ हिलाएं या महसूस करें कि हमने किसी चीज को छुआ है, तो इस बात पर विचार जरूर करें कि हम असल में इस ब्रह्मांडीय इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रिड के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इस अनंत और गहरे विचार के साथ हम आज की यह गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और ब्रह्मांड के इन अदृश्य रहस्यों पर हमेशा सवाल उठाते रहिए।